अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टोपोलॉजी में बात कर रहे थे जी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स की। तो एक आध क्रॉली जो है वो रह गई थी, वो हम देखते हैं। वो क्या है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देखें, ये रिज़ल्ट जो है ये नया नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि देखिए, अगर लिमिट पॉइंट्स की आप बात करें, आपको याद होगा कि मैंने कहा था लिमिट पॉइंट्स जो हैं या तो ए के मेंबर्स हैं या ए की बाउंड्री के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, लिमिट पॉइंट्स या ए के मेंबर है या ए की बाउंड्री पे होते हैं। और अगर ए क्लोज्ड हो जाए तो बाउंड्री ए के अंदर आ जाती है, लिहाजा लिमिट पॉइंट्स भी ए के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये कोई नया रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट हमने बातों बातों में कई दफ़ा इसकी बात की है कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, बल्कि आपने जो लास्ट रिजल्ट प्रूव किया था वो यही था कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डी, यानी कि क्लोजर के अंदर भी या तो ए के एलिमेंट्स आएंगे या ए के लिमिट पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर ए इज इक्वल टू, चले प्रूफ देख लें। प्रूफ सपोज ए इज क्लोज्ड, यानी कि ये जो हमारा है बेसिकली एक रास्ता भी बन गया कि जब भी, चूंकि ये करेक्टराइजेशन है, इफ एंड ऑनली इफ है, इफ एंड ऑनली इफ, जब इफ एंड ऑनली इफ लगाया जाता है तो ये करेक्टराइज कर देते हैं आप, और इसको एज ए रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप किसी सेट को क्लोज प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसका कोई आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लीजिए और साबित कर दिए कि वो ए को बिलोंग करता है। चूंकि वो आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ए के अंदर आ गया, इसका मतलब उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स जो है वो ए के अंदर आ गए। तो ये भी हमारी टेक्निक है, राइट। अक्सर हम फंक्शनल एनालिसिस में यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि जब आप किसी को क्लोज प्रूव करना चाहते हैं तो आप कहते हैं लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, फिर उसके बाद आप एक्स लेट से कैपिटल ए है, तो फिर आप एंड पे कोई कोई ना कोई मतलब कैलकुलेशन करते हुए आप ये प्रूव कर देते हैं कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करता है। तो चूंकि वो आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट होता है ए का, वो ए को बिलोंग कर जाता है, तो इसका अंदर ए जो है अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर लेता है, तो ए क्लोज हो जाता है। तो दैट्स वाई इस रिजल्ट की इस लिहाज से बड़ी इम्पोर्टेंस है कि हम इसको यूज़ करते हैं प्रूव करने के लिए कि कोई सेट क्लोज्ड है। ओके, सपोज ए इज क्लोज्ड, then A closure is equal to A, but A closure क्या होता है, A यूनियन A D, और चूंकि A closure A के बराबर है लिहाजा A is equal to A यूनियन A D। और फिर आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि अगर A is equal to A यूनियन B आ जाए, यानी कि B को A में यूनियन करें तो आंसर ए ही आए, तो ए ही बड़ा होगा ना। इसका मतलब यह होता है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई ए डी इज अ सबसेट ऑफ ए। कन्वर्सली आप ऐसे प्रूव कर लें, सपोज कर लें कि ए डी सबसेट ऑफ ए है। अगर ए डी सबसेट ऑफ ए है तो ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डी आ जाएगा, और ए यूनियन ए डी तो बराबर ए क्लोजर होता है, आपने प्रूव किया है। तो इसका मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब ए क्लोज्ड है। तो कन्वर्स जो है वो पार्ट बड़ा सिंपल है। ठीक है, दोबारा देख लें कि कन्वर्सली आप सपोज कर लें कि ए डी इज ए सबसेट ऑफ ए है। अगर ऐसी बात है तो ये फिर ए बराबर ए यूनियन ए डी होगा, लेकिन आपने पीछे रिजल्ट पढ़ा है, यू नो डैट ए यूनियन ए डी बराबर ए क्लोजर होता है। इसका अंदर ए इज इक्वल टू ए क्लोजर हो जाएगा, इसका अंदर क्या है, ए इज क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट जी हमारे पास जो आइडिया है वो है जी बेस एंड सब बेसिस। बेस क्या है टोपोलॉजी के अंदर, बेस क्या है इसकी हम बात करते हैं। बेस टोपोलॉजी में बेस की बात करते हैं। तो बेस क्या है जी कि अच्छा जी, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस
A sub collection B of tau B of tau is said to be base for tau is said to be base for tau, right? If every member of tau can be expressed can be written, express की जगह क्या लिखते हैं, can be written as a union of some or all members of B. जी, मैंने असल में यहाँ ये लफ्ज़ सम और ऑल को रिलेट किया है वेक्टर स्पेस की बेस के साथ। वह हम कहते थे कि वो बेसिस बनाती है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये मैं उसी किस्म का ज़रा लिंक दिया, लेकिन ये बेस वैसी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट है। लुक एट स्टाइलिश बी, मैंने इसको कह दिया स्टाइलिश बी जो है वो बेस कहलाएगा। पहले तो बात यह है कि बेस है क्या, सब कलेक्शन ऑफ टॉ, ये टॉ का ही जो है वो सबसेट है, टॉ का ही सबसेट है। टॉ का एक ऐसा सबसेट है जो टॉ के हर मेंबर को उसके मेंबर्स की यूनियन से लिखा जा सकता है। क्या हम कह रहे हैं, ये टॉ की ही सब कलेक्शन है, टॉ की ही सब कलेक्शन है। ये ऐसी सब कलेक्शन है कि टॉ के तमाम मेंबर्स को बी के मेंबर्स की मदद से इन टर्म ऑफ यूनियन लिखा जा सके। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि बी के तमाम पॉसिबल यूनियन ले लिए जाए तो टॉ बन जाएगा। आप देखिए ना, आप जैसे मर्जी बात कर लें, अगर आप ये कहते हैं कि टॉ का हर मेंबर जो है बी के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सके, इसका मतलब बी के मेंबर्स के ऑल पॉसिबल यूनियन कर दिए जाए तो वो टॉ बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, टॉ बन जाएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स all possible the set of, in other word the set of all possible union of members of B form a topology on X। देखिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसको ज़रा डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझिए। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो अगले 2-3 थ्योरम जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान हो गए। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई सेट बेस है किसी भी, ये लिया भी आपने टास है, लिया भी आपने कहाँ से, टास है, टॉ से टॉ का एक सबसेट है, यानी कि इसके मेंबर्स भी टॉ के मेंबर्स हैं, बेस के मेंबर्स भी टॉ के मेंबर्स हैं। याद रखिए, बेस के मेंबर्स भी टॉ के मेंबर है, क्योंकि हर मेंबर का अपने आप के साथ यूनियन ए यूनियन ए। अब देखिए ना, अगर स्टाइलिश बी में ये आ जाता है
ए बी, लेट से 2 ही आते हैं। तो मैं पहले तो इसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि ये जो ए है ये भी टॉ का मेंबर है, ये जो बी है ये भी टॉ का मेंबर है। क्यों? हमारी डेफिनेशन ये है कि इनके ऑल पॉसिबल यूनियन लिए जाएं तो ये एक टोपोलॉजी बनाते हैं। तो इसका मतलब जब ए का मैं यूनियन ए के साथ दूंगा तो आंसर ए ही आएगा, ए का एक साथ। तो मेरी डेफिनेशन के लिहाज से इस ए को फिर बिलोंग टू टॉ करना चाहिए। सही है जी। अगर ए जो है मतलब मैं इसको कहूँ कि ये बेस है, अगर ये बेस बना रहा है तो फिर ये ए का अपने आप के साथ यूनियन ए आएगा। तो हमने कहा है कि ऑल पॉसिबल यूनियन जो हैं वो टॉ के मेंबर्स होंगे, वो टॉ बनाएंगे। तो जब ए का अपने आप के साथ यूनियन लिया जाएगा, ए का अपने आप के साथ यूनियन लिया जाएगा तो वो ए ही आ जाएगा। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये टॉ का मेंबर होना चाहिए। तो व्हाट वी हैव डिड्यूस्ड इज दैट जो बेस के मेंबर्स हैं वो टॉ के मेंबर्स होते हैं। जो बेस के मेंबर्स हैं, ये देखिए ये कन्फ्यूजन रहती है कि जी बेस के मेंबर्स कहाँ से लिए। हमने इसलिए स्टार्ट में कह दिया कि लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ, अ सब कलेक्शन ऑफ टॉ। यानी कि ये जो बेस के मेंबर्स हैं वो टॉ से लिए हैं। अब क्या बना कि आप क्या करें कि आप एक टोपोलॉजी टॉ लें, फिर उसकी एक सब कलेक्शन लें और उस सब कलेक्शन को आप कहेंगे कि ये उस टॉ के लिए बेस है। अगर टॉ के हर मेंबर को उनकी यूनियन से लिखा जा सके, अगर टॉ के हर मेंबर को स्टाइलिश बी यानी कि बेस के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सके, ये हो गया जी बेस। इसका मतलब ये है कि बी जो स्टाइलिश बी जिसको हम बेस कहना चाह रहे हैं उसके ऑल पॉसिबल यूनियन अगर हम ले लें तो सर्टनली वो टोपोलॉजी होगी। ठीक है। और ये भी हमें गारंटी मिल गई कि जो बी का हर मेंबर जो है वो टॉ का मेंबर है। हमने डेफिनेशन ऐसे दी और इस लिहाज से भी हम देखें कि चूँकि इसके ऑल पॉसिबल यूनियन टॉ बनाएंगे तो ए का अपने साथ यूनियन जो है वो ए ही रहेगा, लिहाजा ए जो है वो टॉ का मेंबर होगा। तो ये बात क्लियर होगी कि जो बी जो है बेसिकली कहाँ से लिया, सब कलेक्शन ऑफ टॉ। बी जो आप लेते हैं वो सबसेट ऑफ टॉ होता है, यानी कि बी की जो आपने सब कलेक्शन ली है ये टॉ का सबसेट है। ओके, टॉ की सब कलेक्शन है, टॉ की सब कलेक्शन है। ओके जी, चलते हैं आगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम प्रूव करने के लिए थोड़ी सी डेफिनेशन को एडवांस करेंगे, लेकिन डेफिनेशन बेसिकली यही है कि ये टॉ के मेंबर्स हैं। आप देखिए कोई आप टोपोलॉजी ले लें, एक्स ले लें जो है वो फाई ए बी ए बी और एक्स, ये टॉ ले लें और एक्स हमारा क्या हो गया जी ए बी। तो ये जो है ये अगर मैं बी ये ले लूँ स्टाइलिश बी ए बी, तो इस टोपोलॉजी के लिए बेस होगा। आप चेक करें ऑल पॉसिबल यूनियन। अब फाई जो है, फाई कैसे आएगा, फाई को आप एम्प्टी यूनियन ऑफ फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी कलेक्शन ये मैं फिर बात करूंगा, ये बल्कि बात कर ही लेते हैं कि आप दो रिमार्क जो हैं, जो एम्प्टी कलेक्शन की यूनियन होती है, जो एम्प्टी कलेक्शन की यूनियन होती है वो एम्प्टी सेट होती है, और जो एम्प्टी कलेक्शन की जो इंटरसेक्शन है वो एक्स इटसेल्फ हो जाती है। ठीक है, ये इस किस्म का रिमार्क जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कैसे कि भाई जो अगर एक सेट फाई है और दूसरा सेट फाई है तो उनकी यूनियन फाई ही होगी। लेकिन जो एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ, ये कैसे आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन
एम्प्टी कलेक्शन, यूं भी कह सकते हैं एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन, एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन ऑफ इज एक्स इटसेल्फ, और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि एम्प्टी यूनियन ऑफ एम्प्टी collection of is empty। देखिए ये इनको जरा थोड़ा लॉजिक से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो पहला रिजल्ट है इसकी मैं लॉजिक यूँ देता हूँ कि लेट से आपके पास जो है एक सेट, अब देखिए एक सेट ए है, ए के अंदर जो है वो 100 एलिमेंट हैं, और चलो यूं नहीं करते, आपके पास 100 सेट्स हैं। ए जो है वो इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन A100, यानी कोई सेट ए है वो 100 सेट्स का इंटरसेक्शन है, और कोई सेट बी है वो B1 इंटरसेक्शन, ये चलिए में से इंटरसेक्शन ऑफ ए आई है, आई वेरी फ्रॉम 1 to 50 है। अब ए सेट जो है वो 100 सेट्स का इंटरसेक्शन है, और बी जो है वो 50 सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो बताइए कौन सा सेट बड़ा होगा? बी सेट बड़ा होगा, क्योंकि जब आप सेट्स बढ़ाते जाएंगे तो इंटरसेक्शन का सेट जो है वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। जब आप सेट्स बढ़ाते जाएंगे तो इंटरसेक्शन का सेट छोटा होता जाएगा, ठीक है। लिहाजा जो 50 वाला जो है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट होगा बी का, बी बड़ा हो जाएगा, और सी जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई वेरी फ्रॉम 1 to 25 हो जाएंगे। तो सी जो है वो ए से, सी जो है वो ए जो है वो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, और बी सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। यानी कि आप देखें जब इंटरसेक्शन हम कम करते जाएंगे, इंटरसेक्शन कम करते जाएंगे तो आपका सेट बढ़ता जाएगा। तो कम करते 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 जब एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो सेट बढ़ता बढ़ता टोपोलॉजी जो एक्स है एक्स तक पहुंच जाएगा, और एक्स से नहीं बढ़ सकता, एक्स से नहीं बढ़ सकता। तो ये दो थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट रिमार्क्स हैं सिमोर की किताब में, जनरल टोपोलॉजी शाम सीरीज़ की किताब में ये दो रिमार्क्स दिए हुए हैं। शायद वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन मैं आपको इसको समझाने की कोशिश की है। पहला क्या है? एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ, यानी कि जो एम्प्टी कलेक्शन लेती है, ठीक है, जो एम्प्टी कलेक्शन जो आपने ज़हन में ली है कि सारी एम्प्टी है, तो किसी में कुछ भी नहीं है, तो उस एम्प्टी कलेक्शन की जब यूनियन करेंगे तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। लिहाजा बेस के अंदर फाई रखें या ना रखें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फाई नहीं रखेंगे तो टोपोलॉजी में फाई आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो एम्प्टी कलेक्शन होगी उसकी यूनियन के तौर पे फाई आ जाएगा। असल में मैं इधर आना चाहता हूँ। तो ये दो रिमार्क है, एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ। जब एम्प्टी कलेक्शन की इंटरसेक्शन की बात करेंगे, एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात करेंगे, एम्प्टी कलेक्शन के एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास एक्स खुद से बन जाएगा, और जब एम्प्टी कलेक्शन की यूनियन की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो फाई आ जाता है। लिहाजा बेस के अंदर मैं एम्फेसाइज क्या करना चाहता हूँ, बेस के अंदर फाई सेट का लेना ज़रूरी नहीं है। जब आप ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो फाई जो है एज ए यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन जो है वो उसके अंदर आ जाएगा, लिहाजा टॉप में फाई आ जाएगा, राइट। और अगर ले भी लें तो तब भी कोई इतराज़ नहीं है, तब भी आसान है, राइट।
तो क्या बना जी, तो हम आपको एग्जांपल दे रहे थे कि एम्प्टी इंटरसेक्शन एक्स कैसे जाता है। पहले आपने 100 सेट्स लिए, उनका इंटरसेक्शन सेट ए आ गया, फिर आपने 50 सेट्स ले लिए, उनका इंटरसेक्शन सेट बी आ गया। तो सर्टेनली जो है जब आपने सेट्स को नंबर ऑफ सेट्स कम किए हैं तो इंटरसेक्शन वाला सेट बढ़ जाएगा, तो बी जो है ए से बड़ा होगा, बी जो है वो ए से बड़ा होगा। इस तरह से और सेट्स कम कर लेंगे, सी आएगा, सी जो है ए और बी दोनों से बड़ा होगा। इस तरह कम करते करते जब एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो है सेट बढ़ते बढ़ते एक्स तक ही बढ़ सकता है। तो ये एक लॉजिक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इस तरह से लॉजिक से इस रिमार्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप सेट्स को बढ़ाते जाएंगे तो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर सेट्स को कम करते करते एम्प्टी इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हमारा सेट बढ़ते बढ़ते एक्स तक बढ़ सकता है, यानी कि एक तरफ वो फाई तक जा सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, एक तरफ वो एक्स तक जा सकता है। तो हमारा आंसर एक्स कैपिटल एक्स आ जाएगा। लेकिन इस तरह से यूनियन की जब बात करेंगे तो एम्प्टी यूनियन जो है वो यूनियन सारी जो एम्प्टी कलेक्शन उनकी यूनियन एम्प्टी ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके राइट जी, तो अब आइए वापस दिस इज योर टॉ और x जो है ए बी। अब देखिए, अब इसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेने शुरू कर दीजिए, तो फाई तो आ गया, क्योंकि फाई किस खाते में है, अभी जो मैंने आपको 5 मिनट इस पे लगाए हैं कि फाई जो है बेसिकली एज ए एम्प्टी कलेक्शन, यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन। फाई कैसे है, यूनियन ऑफ एम्प्टी कलेक्शन के तौर पे आ गया, राइट। दूसरा ए का ए से यूनियन करेंगे तो ए आ जाएगा, और ये हम सेट लिख रहे हैं, दिस वी आर राइटिंग द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ दिस बी। तो ए का बी से करेंगे तो वो ए बी आ जाएगा, और बी का बी से करेंगे, और ए बी क्या है बेसिकली एक्स है, ए बी क्या है बेसिकली एक्स है, और बी का बी से करेंगे तो बी आ जाएगा। तो क्या बन गया, दिस इज फाइव। अच्छा ये मैंने गलत लिखा, चूंकि एलिमेंट्स दो ही हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, एक्स, राइट। फाइव ए बी एक्स ये टोपोलॉजी बन गया, क्योंकि जब ए और बी को यूनियन करेंगे तो एक्स ही आ जाता है। दिस इज एक्स फाइव, फिर ए भी आ गया, बी भी आ गया, एक्स भी आ गया। लुक एट दिस, इट्स अ टोपोलॉजी, ये यही टोपोलॉजी आ गई जो आपने ली थी। तो इसी टोपोलॉजी के आपने दो मेंबर्स लिए हैं, लिहाजा ये उसके लिए बेस बन गई। अब आप ये क्लियर कर लें कि बेस क्या है। बेस जो है वो टॉ की ही एक सब कलेक्शन है, वो ऐसी सब कलेक्शन है कि उसके ऑल पॉसिबल यूनियन करें तो वो टॉ दे दे, राइट। अब हम जरूरी नहीं कि आपको टॉ दे, हम आपको एक्स देंगे और कहेंगे चेक करो ये एक्स जो है क्या उसके लिए बेस बनता है कि नहीं बनता, उसकी बेस बनाती है कि नहीं बनाता। तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे जो फाइनल सेट आएगा, अगर तो वो टोपोलॉजी एक्स के ऊपर, तो आप कहेंगे यस वो उसके लिए बेस है। इस वजह से बेस एक नहीं, एक एक्स के लिए ज़्यादा बेसिस भी हो सकती हैं। आपने कायदा ये रखना है कि उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लेना शुरू कर दें, तो वो जो नया सेट आएगा वो बेसिकली उसके लिए एक बेस बन जाएगा, और सॉरी टॉ बन जाएगा, राइट। कुछ और एग्जांपल्स आप देखिए, ऐसी एग्जांपल भी देखिए जो टॉ बनाते हैं, और ऐसी एग्जांपल भी देखिए जो टॉ नहीं बनाते, ठीक है। तो राइट जी, एक और देखें आप, एक्स जो है ले लेते हैं 1 2 3 4, और अगर मैं स्टाइलिश बी ये ले लूं कि 1 2 हैं जी, और 2 3, इसके ऑल पॉसिबल यूनियन कीजिए। इसके ऑल पॉसिबल यूनियन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, पहले 5 तो आ गया जी, और 1 2 2 3 जो है, चले हम 4 इसमें नहीं डालते हैं,
1 2 3 के ऊपर बना लेते हैं, 5 आ गया, और 1 2 जो है इसका यूनियन 1 2 आ गया, राइट। और 1 2 2 3 का यूनियन, इन दोनों की यूनियन जो है वो 1 2 3 x आ गई, और 2 3 की यूनियन 2 3 आ गई, बस यही आएगा। लेकिन ये टोपोलॉजी नहीं है, इट्स नॉट अ टोपोलॉजी, क्योंकि 1 2 और 2 3 का इंटरसेक्शन जो है वो 2 होता है, वो तो इसमें नहीं आया, तो ये टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। अगर b इज इक्वल टू 1 2 और 2 3 लें तो ये बेस नहीं है, सो b इज नॉट अ बेस, b इज नॉट अ बेस, क्योंकि इसके ऑल पॉसिबल यूनियन देखिए, ये 1 2 आ जाएगा, पहले तो 5 आ गया जी, एज ए वो एम्प्टी यूनियन के खाते में आ गया 5, फिर 1 2 आ गया, फिर इन दोनों की यूनियन 1 2 2 3 की यूनियन 1 2 3 x आ गया, राइट, इट्स x, ठीक है। फिर 2 3 का 2 3 के साथ यूनियन 2 3 आ गया, तो क्या ये टोपोलॉजी है? नहीं, ये टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि 1 2 और 2 3 का इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, 1 2 और 2 3 का इंटरसेक्शन 2 है, तो वो 2 भी टॉ का मेंबर होना चाहिए, तो ये टॉ नहीं है, इट्स नॉट अ टोपोलॉजी ऑन x, इज नॉट a topology on x as 1 2 intersection 2 3 is equal to 2, ठीक है। ये जो भी है does not belong to this, does not belong to tau, ये tau को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी देखना है कि आपने कि ऐसे नहीं है आप कोई भी सेट लेके उसको बेस कह दें, आप उसको कंफर्म करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके मेंबर्स के ऑल पॉसिबल यूनियन करेंगे, तो क्या बनेगा, वो एक टोपोलॉजी बनाएगी। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, और हम देखें, अगर तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो उसके लिए जो है सिंगल्टन, सारे के सारे सिंगल्टन जो है वो हमेशा एक बेस बनाएंगे, ठीक है। मसलन अगर ये 1 2 3 है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो b है, तो मैं ये ले लूं 1 2 3, तो याद रखिए ये हमेशा बेस होगी, और इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। इससे क्योंकि देखें ना, 5 भी आ गया, 1 भी, 2 1 का 1 के साथ यूनियन 1 2 भी, 3 भी, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे, और 1 2 3 भी आ जाएगा, ये ऑल पॉसिबल यूनियन जो है वो, लिहाजा जो सिंगल्टन की कलेक्शन आप लेंगे उससे जो बेस बनाएंगे वो हमेशा, एक तो हमेशा बेस होगी, और उससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। तो ये भी आपने देखना है कि सिंगल्टन से जनरेट होने वाली सारे के सारे सिंगल्टन, एक आध भी नहीं छोड़ना, x 1 2 3 है तो तीनों सिंगल्टन, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, तो ये हमेशा बेस होगी, और इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी जो है वो हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, राइट जी। आगे चलिए, थोड़ा सा इसी तरह से एक और आप ले सकते हैं, b जो है, अगर b ये ले लें, लेट से मैं लेता हूँ a b a c, a ले लेता हूँ और b ले लेता हूँ और a c लेता हूँ, तो देखिए ये बेस बनाती है या नहीं बनाती है। आप चलिए आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें, राइट। ओके जी, आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, देखें, एक तो 5 आ जाएगा, फिर a आ जाएगा अपने आप के साथ यूनियन, b भी आ जाएगा, और फिर a और b का यूनियन ab आ जाएगा, फिर ac भी आ जाएगा,
फिर ए का ए सी के साथ यूनियन ए सी ही रहेगा। सो बी का ए सी के साथ यूनियन ए बी सी, तो वो एक्स बन गया ए बी सी। यहाँ पे जो आपका ग्राउंड सेट एक्स जो है वो ए बी सी है, ठीक है। तो फिर ए का बी का ए सी के साथ ए बी सी दैट इज एक्स। आप देखें अब ए सी, तो ये क्या टोपोलॉजी बन गई, फाई ए बी ए सी, और इन दोनों की इंटरसेक्शन ए, इन दोनों की यूनियन ए बी सी, इन दोनों की यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बी। यस, इट्स अ टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी है इस साइड के ऊपर, राइट जी। तो ये देख लें। अब हम अपनी डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल, आप थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल की बात करेंगे। द ओपन रेक्टेंगल इन द प्लेन आर स्क्वायर। In the plane R square bounded by the sides parallel to axis ओपन रेक्टेंगल्स, ठीक है जी, ओपन रेक्टेंगल्स इन द प्लेन आर स्क्वायर बाउंडेड बाय द साइड्स पैरेलल टू एक्सिस फॉर्म अ बेस फॉर आर स्क्वायर, फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, यू भी कह सकते हैं फॉर यूजुअल टोपोलॉजी, यू भी कह सकते हैं फॉर क्योंकि ये जो बेस होती है, जो मैंने आपको कहा है कि किसी टोपोलॉजी की सब कलेक्शन होती है, तो ऑफ कोर्स ये बेस जो है वो टोपोलॉजी आप कहेंगे बेस फॉर दिस टोपोलॉजी, बेस फॉर दिस टोपोलॉजी। अगर आपको टोपोलॉजी नहीं दी गई तो आप वो टोपोलॉजी कैलकुलेट करके कहेंगे बेस फॉर दिस टोपोलॉजी, राइट। तो इस तरह से आर स्क्वायर के ऊपर आपने यूजुअल टोपोलॉजी बनाई तो हम कहेंगे कि वो इसकी बेस होगी। अच्छा, आर के ऊपर भी आप बात कर लें, इसको मैं पास करता हूँ। तो आर के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी वो आपके इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं। और आपको पता है कि जो हर सेट होता है, हर ओपन सेट होता है रियल लाइन के अंदर या मीट्रिक स्पेस के अंदर, उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको क्या, एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, एज ए यूनियन ऑफ, इसलिए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स जो है, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग टू आर is a base for usual topology on R। देखिए, ये भी गौर कीजिए कि जो ए बी है कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल, क्योंकि जो भी यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट है, आपने ये बात लास्ट टाइम की थी कि आर का जो भी ओपन सेट होगा बेसिकली वो एक ओपन इंटरवल है। तो यहाँ यूँ भी कह सकते हो कि उसको कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स लिखा जा सकता है। एवरी ओपन सेट इन आर कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो लिहाजा जो सारी की सारी कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स है वो बेस होगी फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, राइट। तो आर के लिए भी क्लियर हो गया कि कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स विल फॉर्म अ बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। सिमिलरली अब आर स्क्वायर में जाएंगे तो आर स्क्वायर में हम देखेंगे, हमने कहा कि ये ओपन रेक्टेंगल जो है
अब ऐसे भी देखिए कि ये एक साइड से अगर आप देखें कि अगर एक साइड जो है वो जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो 1 <x <2 एक ये बना लिया, एक इंटरवल x के ऊपर बना लिया और एक इंटरवल y के ऊपर बनाइए। लेट्स से 1 <y <2 तो ये बनाएंगे। अगर इसको प्लॉट करेंगे कि x भी 1 और 2 के दरमियान रहे, y की 1 और 2 के दरमियान, तो ये ओपन स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ओपन स्क्वायर बन जाएगा, राइट। क्योंकि कोई भी आपने पॉइंट शामिल नहीं किए, x भी आपका 1 और 2 के दरमियान रहा और y भी आपका 1 और 2 के, यानी कि इधर भी आपकी 1 2 है और इधर भी 1 2 है। तो ये जो है बेसिकली आपका ये ओपन स्क्वायर बन जाएगा। इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है क्योंकि ना 1 शामिल है, ना 2 है, ना 1 और 2, तो अंदर से ये ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं इसको कलर करके बाउंड्री को मिटा दूंगा, राइट। तो ये ओपन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन स्क्वायर्स है ये भी एक बेस परफॉर्म करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी आर स्क्वायर को इस तरह से डिब्बों में तकसीम किया जा सकता है। यू कैन ऑलवेज डिज़ाइन लाइक दिस, स्क्वायर की डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ऐसे आर स्क्वायर को फिल करते जाएं। इस तरह से आर स्क्वायर को जो है रेक्टेंगल्स, ओपन रेक्टेंगल की मदद से भी डिज़ाइन किया जा सकता है। ओपन रेक्टेंगल की मदद से भी डिज़ाइन किया जा सकता है बेसिकली। तो ये देखें, ये बेस बन रही है। तो इनकी यूनियन से इतना पोर्शन आ गया, इसको बढ़ाते जाएंगे तो आप इनकी यूनियन से जो है वो पूरी प्लेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो ओपन स्क्वायर है, कलेक्शन ऑफ ओपन स्क्वायर जो है विद साइड पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस विल फॉर्म अ बेस। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स इन आर स्क्वायर, ये भी एक बेस बनाएगा। आप देखिए कैसे, आप कैसी हो जाएगी, आप स्क्वायर की जगह पे आपकी जो है वो मतलब x जो है वो आपका 1 <x < 2 है और y जो है वो लेट्स से 2 <x < 9 है। तो एक जो है वो 2 और 9 में चलेगी, एक 1 और 2 में। एक साइड छोटी है, दूसरी साइड बड़ी होगी। तो मतलब ये इस तरह की मैंने बना दी कोई। तो अब इस तरह की फिलिंग करना शुरू कर दें लाइक दिस। एक मैंने ये फिलिंग कर ली, एक मैंने ये फिलिंग कर ली। ऊपर भी बना सकते हैं, ये ऊपर भी फिलिंग होगी इसी तरह से, इधर भी, ये भी, ये भी। तो आप देखें, इस तरह की ऑल पॉसिबल ओपन रेक्टेंगल्स ले लेंगे तो क्या आपकी प्लेन का कोई हिस्सा बचेगा? नो, यू कैन राइट, ठीक है। इनकी जो, चूंकि हम भी तो नहीं बता रहे कि 2-4 ये ओपन है, हम तो क्या करें, द कलेक्शन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स, the collection of open squares, the collection of open cones, the collection of open circles, right? जो भी R2 के अंदर जो है वो इस तरह की जो डायग्राम बनाई जा सकती हैं, तो जो हमें देखना होगा कि उनमें से कौन सी बेस बनाती है कि उसमें हर मेंबर को उनकी यूनियन से लिखा जा सके। तो भाई आपके ज़हन में ये ना हो कि कुछ जगह बच सकती है, हो सकता है ओवरलैपिंग भी आ सकते हैं एलिमेंट्स। हमने आपको ये ए बी और ए सी भी तो लिख सकते हैं। तो अगर आप एक सर्कल यहाँ बनाते हैं तो दूसरा सर्कल ये भी बनाया जा सकता है, तीसरा सर्कल ये भी बनाया जा सकता है, आपस में यूनियन भी ले जाते हैं। तो यूनियन से इस वजह से ये डरने की जरूरत नहीं है कि कुछ पैचेस बच जाएंगे, बचेंगे नहीं। दैट्स वाई आप बेस किस अंदाज से बनाना चाह रहे हैं, तो आप प्लेन के अंदर देखिए, आप सर्कल की बात कर सकते हैं तो फिर ओपन सर्कल, कलेक्शन ऑफ ओपन सर्कल। फिर आप रेक्टेंगल की बात कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स। फिर आप स्क्वायर की बात कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ओपन स्क्वायर। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की एक फॉर्म है, व्हेन साइड्स आर इक्वल, राइट। तो कलेक्शन ऑफ ओपन कोन्स, कलेक्शन ऑफ ओपन सिलेंडर्स, राइट। तो ये सारी की सारी जो है आपने देखना होगा कि इनमें से कौन कौन सी जो है वो बेस जनरेट करते हैं आर स्क्वायर के लिए विद द यूजुअल टोपोलॉजी, बट साइड शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, कोन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका जनरेटर जो है उसका डायरेक्शन कैसे रखनी होगी। बहरहाल तो ये मैं जस्ट मैंने ये जो आइडिया डिस्कस किया है आपको समझाने के लिए कि भाई देखिए प्लेन को किस तरह से आप कवर करेंगे।
तो प्लेन को जो है वो ओपन रेक्टेंगल से भी आप कवर कर सकते हैं, ओपन स्क्वायर से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ओके, तो अच्छा, अब आइए थोड़ी सी रवायती डेफिनेशन, वो जो हमने थ्योरम में यूज करनी है। हम कहेंगे कि बेस कहेंगे हम अगर कोई पॉइंट P लिया जाए, हम कहते हैं बेस कहेंगे, याद रखिए आप, कोई इस तरह से कि ये B का जो मेंबर है, B वेयर B बिलोंग टू स्टाइलिश B, हम अगर कोई भी पॉइंट लें तो वो किसी ना किसी B को बिलोंग करे। भाई ये बात भी कॉमन सेंस है, ये भी कॉमन सेंस है। कैसे कि अगर आप सारी की सारी बी जो बेस के तमाम मेंबर्स की यूनियन जो है, अगर आपको टॉ देता है तो टॉ के तमाम मेंबर्स की यूनियन तो एक्स देती है, लिहाजा कोई भी क्या एक्स का एलिमेंट बच नहीं सकता। आप देखिए ना जी, यूनियन ऑफ टॉ, टॉ के मेंबर्स की यूनियन करें एक्स, इसका मतलब एक्स का हर मेंबर टॉ के किसी ना किसी मेंबर को बिलोंग करता है। एक्स का हर मेंबर टॉ के मेंबर्स की यूनियन कर दें तो एक्स लाजमी आ जाएगा, बल्कि टॉ के मेंबर्स में तो एक्स खुद भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई भी एक्स बिलोंग टू एक्स लेंगे तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम जी बिलोंग टू टॉ सच दैट एक्स बिलोंग टू जी। ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। अब वो कहता है कि आप इस स्टाइलिश बी को बेस कहेंगे, अगर कोई भी पी ले तो वो किसी ना किसी बी को बिलोंग करे, फिर बी जो है किसी जी को बिलोंग करे, जी का सबसेट हो, और जी बिलोंग टू क्या है, जी बिलोंग टू टॉ है। ये भी कॉमन सेंस है, ये भी कॉमन सेंस है कि जब उनके ऑल पॉसिबल यूनियन जो है, उनके ऑल पॉसिबल यूनियन जब वो आपको टॉ दे रहे हैं, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स जो सेट ग्राउंड सेट आपने 1 2 3 या ABC लिया हुआ है, उसका जो भी मेंबर लेंगे वो बेस के किसी ना किसी मेंबर को बिलोंग करेगा, और वो मेंबर जो है टॉ के किसी ना किसी मेंबर का सबसेट होगा। अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो खुद तो है जी अपना सबसेट, वो खुद भी तो टॉ का मेंबर है, हमने आपको बताया वो खुद भी टॉ का मेंबर है। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। बस आप देखें, आप कहें जी टॉ के अंदर 1 2 था, बेस के अंदर जो है 1 2 इस तरह के एलिमेंट है, तो अब मैं देखो जी 1 बिलोंग टू लेट्स से 1 2 है, और 1 2 सबसेट ऑफ 1 2 है। देखिए, अगर कोई और मिल जाए वेल एंड गुड, अगर कोई और नहीं मिलता तो वो खुद तो है ही है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये जो स्टाइलिश बी जो है इसको आप बेस कहेंगे। अगर कोई भी पी जो है एक्स का मेंबर लें तो वो पी जो है किसी बेस के मेंबर को बिलोंग करे, और बेस का मेंबर जो है वो किसी टॉ के मेंबर का सबसेट हो। ये तो कॉमन सेंस है, अगर सबसेट होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो अपना सबसेट तो है ही है। ठीक है, तो अनदर डेफिनेशन इज, अब इस डेफिनेशन को समझिए जो हमने यूज करनी है। द सब कलेक्शन स्टाइलिश बी ऑफ टॉ of course on X is a base if for every P belong to X there exists some B belong to stylish B such that P belong to B which is contained in G where G belong to टॉ। लो जी, अब ये नए अंदाज में हमने डेफिनेशन दी, ज़रा इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये कुछ भी नहीं है, वही बात है, ऐसे ही आपको डराने के लिए डेफिनेशन दे दी।
लेकिन जब इसका फ़ायदा ये है कि जब हम यूज़ करेंगे तो यूनियन की डेफिनेशन वाली इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है। इससे आप आसानी से थ्योरम को सॉल्व कर जाते हैं, राइट। थोड़ा समझिए कि सब कलेक्शन बीटा जो है, बी जो है स्टाइलिश बी कह लें या बीटा कह लें, टा की जो है वो टा की सब कलेक्शन है। किसकी है? टा की सब कलेक्शन है। इसको हम बेस कहेंगे इफ फॉर एवरी पी बिलोंग टू एक्स, यानी कि एक्स का कोई भी पॉइंट लें तो वो सब कलेक्शन के किसी मेंबर को लाजमी बिलोंग करे। अगर कोई पॉइंट, सुनिए ज़रा, ये भी कॉमन सेंस है, अगर कोई पॉइंट किसी मेंबर को बिलोंग ही नहीं करता स्टाइलिश बी के बेस के, तो उनकी यूनियन में वो मेंबर कैसे आ जाएगा? इसका अंदर वो कभी भी टॉ नहीं बना सकता। चले इसकी एग्जांपल देखिए। मसलन अगर हम ये ले लें, एक्स ले लें, 1 2 3 ले लें, और बी में ले लें 2 और 3 ले लें, बस इतना ही ले लें, ठीक है। तो अब ये जो 3 जो है, जो 1 जो है, 1 जो है वो इसके मेंबर को बिलोंग ही नहीं करता। 1 जो है, कौन सा मेंबर है जो 1 को बिलोंग करता है? लिहाजा इससे ऑल पॉसिबल यूनियन लेंगे तो कभी भी वो x के ऊपर टॉ नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके ऑल पॉसिबल यूनियन में 1 2 3 नहीं ला सकते आप, x पूरा नहीं ला सकते। इनकी दोनों की यूनियन करेंगे तो 2 3 आएगा, वो 2 3 आएगा, लेकिन x आप जनरेट नहीं कर सकते, आप x जनरेट नहीं कर सकते। लिहाजा आप इसको कहेंगे ये बेस नहीं है, दिस इज नॉट अ बेस, क्योंकि इन दोनों की यूनियन करेंगे तो 2 3 आएगा, उसमें 1 तो नहीं आ सकता। तो 1 जो है, ऑफ कोर्स 1 अगर किसी ना किसी सब कलेक्शन के मेंबर को बिलोंग करता तो तब यूनियन से 1 2 3 पूरा करते हम। इसका मतलब ये हुआ, तो ये हमारी डेफिनेशन जो बड़ी ट्रिवियल है, कॉमन सेंस से लिखी गई है। ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है ये कॉमन है, ये नेचुरल डेफिनेशन है। क्या मतलब कि सब कलेक्शन बी जो है वो टॉ के लिए बेस होगी अगर x का कोई भी एलिमेंट p पकड़ा जाए, p के लिए सब कलेक्शन b के अंदर एक मेंबर हो, p उसको बिलोंग करे और मेंबर जो है टा के मेंबर का सबसेट हो। ये बात जरूरी नहीं हमेशा आपको अवेलेबल हो, तो मैंने कहा अगर अवेलेबल नहीं है तो b अपना तो सबसेट है ही है। अगर b के अंदर एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन है, a ही है, तो लेट से मैं ये कहता हूं, ये बात भी जब p बिलोंग टू p, p सबसेट ऑफ p, अगर आपको बड़ा नहीं मिलता तो ये तो है p बिलोंग टू p, p सबसेट ऑफ p, ये तो है ही है। तो ये छोटा तो हो सकता है किसी में चला जाए, मैं बड़े के लिए बात कर रहा हूँ। लेट से हमारे पास एक सेट ये आ जाता है, p बिलोंग टू p1 p q r, इसको बिलोंग करता है। तो अगर p बिलोंग टू p q r है और ये बेस का मेंबर है तो वो सबसेट ऑफ p q r है। लुक, इसका ना ये जो बात है p बिलोंग टू b और b सबसेट ऑफ g, ये हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलवेज अवेलेबल। अगर कोई अवेलेबल है बड़ा जो उसको कंटेन कर दे, वेल एंड गुड, नहीं कोई अवेलेबल तो वो खुद अपना सबसेट है। p बिलोंग टू b, b इज सबसेट ऑफ b, चूंकि b भी तो टॉ का मेंबर है, b भी तो टॉ का मेंबर है। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम b को ही g ले लेंगे, क्योंकि b भी टॉ का मेंबर है। ले जी, ये हमने डेफिनेशंस को थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश की, आपको एग्जांपल्स भी दी। अब हम सीधा थ्योरम पे जा सकते हैं। इस डेफिनेशन को गौर से देख लें आप, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या बनी कि डेफिनेशन ये बनी, P के लिए ये B होना चाहिए और B को किसी G में कंटेन करना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी P, कॉरस्पॉन्डिंग टू जो भी आप P पकड़ें, मतलब यहाँ से कोई T पकड़ लें तो T के लिए कोई B का मेंबर होना चाहिए जो कि किसी और G में कंटेन कर, G1। यहाँ कोई L है एलिमेंट X का, तो इसके लिए एक B का मेंबर होना चाहिए और फिर एक G का मेंबर होना चाहिए, G3, जो इसको कंटेन करे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन
अगर P बिलोंग टू X है तो देयर एग्जिस्ट B बिलोंग टू स्टाइलिश B सच दैट P बिलोंग टू कैपिटल B विच इज कंटेन्ड इन G where G बिलोंग टू टॉप। अब ये डेफिनेशन जो है वो आपके दिलों पे लिखी जानी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। इसको दोबारा देखें कि a सब collection stylish B is said to be a base for tau on X if for every P belong to X there exists some member in stylish B say small b such that P belong to small b which is contained in some G where G is a member of tau. If you are not getting such a member G then choose B itself as G. So P belong to B, B is a subset of B. So definition is clear, right जी। तो ये है हमारी बेस की डेफिनेशन। पहले हमने इसको ऑर्डिनरी डेफिनेशन से दिया, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिक में अंदाज से जो हमने बात करनी है उस अंदाज में भी हमने डेफिनेशन की बात की। अब आइए आगे चलते हैं। ओके, आवर फर्स्ट थ्योरम इज अच्छा, इसी अंदाज से अब आप समझ सकते हैं, इसी अंदाज से आप समझ सकते हैं कि अगर आप R ले लें, X को R ले लें और टॉ को यूजुअल टोपोलॉजी ले लें तो जो भी X है किसी ना किसी इंटरवल IX को बिलोंग करेगा। जो भी X है किसी ना किसी इंटरवल IX को बिलोंग करेगा जो सबसेट ऑफ G होगा। इसका मतलब ये होगा, अब ये X इसको अगर ऐसे लिख लें, यूनियन कर लें ऐसे तमाम X की, ठीक है, तो बेसिकली X बिलोंग टू R ही है और ये कंटेन इन यूनियन ऑफ IX हो जाएगा X बिलोंग टू R और सबसेट ऑफ G। क्योंकि अगर हर IX कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी X G में बिलोंग करता है तो उनकी यूनियन भी जो है, अगर हर IX G का सबसेट है तो उनकी यूनियन भी G में रहेगी। तो व्हाट इज दिस, आप देखें ये क्या बन जाएगा। तो सॉरी, X बिलोंग टू G ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, X बिलोंग टू G ले रहे हैं, नॉट X बिलोंग टू R। यानी कि जो G का X है वो किसी ना किसी इंटरवल को, X किसी इंटरवल IX को बिलोंग करता है जो सबसेट ऑफ G है। तो ये व्हाट इज दिस, ये G बन जाएगा, G इज कंटेन यूनियन ऑफ IX विच इज कंटेन इन G। दिस इंप्लाई G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ IX। तो इसका मतलब G जो है आपने यूनियन ऑफ IX, तो इसका तो G ओपन है, G क्या है, ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो है ये जो इस तरह के IX की कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ IX will form a base for this usual topology। तो इसका मतलब IX क्या है, इंटरवल्स, ठीक है, ओपन इंटरवल्स। तो ये ओपन इंटरवल्स जो है इनकी जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स विल फॉर्म अ बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R बिकॉज एवरी ओपन सेट इन यूजुअल टोपोलॉजी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। दिस इज सो सिंपल, राइट। इस तरह से अगर आप R2 की जो बात करेंगे, ठीक है, तो R2 में जो ओपन रेक्टेंगल ले लिया आपने, इस तरह से ले ली, दीज आर द ओपन रेक्टेंगल्स, राइट, ये आपकी ओपन रेक्टेंगल्स होगी। एंड यू कैन ऑलवेज, यहां से आप एक दिखा सकते हैं, राइट, जो जिसके अंदर ये कंटेन कर देती है, ठीक है, ये कोई डिस्क है विथ सेंटर ऑफ P, यानी कि ये जो ओपन रेक्टेंगल है किसी डिस्क में चलेगी सेंटर DP, और वो किसी ना किसी जो है ओपन सेट जो है G के अंदर कंटेन करता है, राइट। और ये बेसिकली क्या है, ये B है, ये
टॉ का मेंबर है ओपन रेक्टेंगल, और ये जी है, ये आपकी आर स्क्वायर है। इसका मतलब every p belong to b which is contained in an open disk d which is contained in g. So in other words you can say p belong to b, b is contained in g. तो डेफिनेशन हमारी पूरी होगी। इसका मतलब प्लेन का हर पॉइंट जो है ये R2 के लिए, तो ये कलेक्शन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स विद साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस विल फॉर्म अ बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए P है, P के ऊपर आपने ये B बना लिया, बल्कि मैंने बता दिया कि ये एक ओपन डिस्क DP जो है, DP एक ओपन डिस्क प्लेन विद सेंटर एट P, ये उसको कंटेन करता है, और ये भी किसी ना किसी ओपन सेट G के अंदर जाती है। ठीक है, या आप DP को ही आप G ले लें तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि P बिलोंग टू B, B इज कंटेन इन DP, द डेफिनेशन इज कंप्लीट, राइट। क्योंकि जो ओपन डिस्क है आर स्क्वायर के अंदर है, वो भी एक ओपन सेट है, वो भी टॉ का मेंबर है, लेकिन हम ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हमने कहा अब कोई जी भी है जो ओपन है जो उसको कंटेन कर रहा है, तो ये भी बात सही है, राइट। तो आप यहाँ फिर इसी को ले लें, डीपी को या आप जी ले लें, टेक डीपी इज इक्वल टू जी, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप ख़त्म कर दें। यहाँ भी बात कर सकते हैं कि यू नो P belong to B which is contained in DP which was G, or P belong to B which is contained in G. So again our definition is complete. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। हमने इतनी ज़्यादा डिस्कशन किया इस डेफिनेशन के ऊपर, अब हम डायरेक्ट थ्योरम पे जा रहे हैं। ओके जी, व्हाट आर द थ्योरम्स? फर्स्ट थ्योरम इज let X star be a topological space अब देखिए थ्योरम बहुत आसान हो जाएगा। अ कलेक्शन बीटा you know this is B alpha belong to omega, ये जो भी ले रहे हैं टा की सब कलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ऑफ सेट्स इन टा, ऑफ सेट्स इन टा is a base for tau if and only if number one नहीं, if and only वो next theorem है, if and only if for any u belong to tau, for any g belong to tau, and for any point x belong to g, there is a b alpha belong to stylish b such that x belong to b alpha which is contained in g। लेकिन ये आप देखें तो ये जो थ्योरम है जो आपको डराता था, अब ये थ्योरम नहीं है, ये तो हमारी डेफिनेशन है, ये तो हमारी डेफिनेशन है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमने डेफिनेशन में यही दी है कि भाई जो भी एक्स जी का जी कोई सेट जी ले, जी का जो हर एलिमेंट है वो किसी ना किसी बी के, बल्कि तो हमने तो एक्स के लिए बात कर दी, हमने तो एक्स के लिए बात कर दी कि एक्स का हर एलिमेंट जो है किसी ना किसी बेस के एलिमेंट को बिलोंग करे,
और वो किसी जो है वो जी में जाए, तो चलें जी के लिए तो ये बात ट्रू ही है कि जो भी आप कोई ओपन सेट लेते हैं टॉ में, उस टॉ का आपने जी जो है टॉ के अंदर ओपन सेट ले लिया, तो जो भी एक्स बिलोंग टू जी लेंगे तो देयर शुड बी सम बी अल्फा, क्योंकि वो बेस उसने बनाना है जी। हमने आपको एग्जांपल दी कि उनकी यूनियन से हमारे पास कैपिटल एक्स आना है। तो अगर कोई एक्स ऐसा मौजूद है जो इसके किसी भी मेंबर में नहीं है, तो फिर उन तमाम मेंबर्स की यूनियन से कैपिटल एक्स तो नहीं आ सकता, वो टोपोलॉजी तो नहीं बन सकती। लिहाजा ये बात तो ट्रिवियल है, ये तो डेफिनेशन है कि अगर एक्स जी का मेंबर है, ज़ाहिर सी बात अगर एक्स जी का मेंबर है तो एक्स कैपिटल एक्स का मेंबर भी है। अगर एक्स कोई भी ओपन सेट पकड़ें टोपोलॉजी का, उसका कोई भी मेंबर एक्स पकड़ें, तो उस एक्स के लिए इस बेस के अंदर एक बी अल्फ़ा होना चाहिए, साइड एड के एक्स बी अल्फ़ा को बिलोंग करे और बी अल्फ़ा जो है वो जी के अंदर आ जाए। यानी कि क्या मतलब, हर जी के अंदर एक बेस का मेंबर होना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे अगर कुछ ऐसे हैं जो नहीं होंगे, तो उनके लिए वो जी खुद से बेस के मेंबर बने होंगे, उनके लिए जी खुद से बेस के मेंबर बने होंगे। राइट जी, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इज सो सिंपल। आप फर्स्ट सपोज कर लेते हैं बी जो है वो बेस है, तो सपोज स्टाइलिश बी इज अ बेस फॉर टॉ ऑन एक्स। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है, हमारी डेफिनेशन क्या है, हमारी डेफिनेशन ये है कि फिर अगर ऐसी बात है स्टाइलिश बी जो है टॉ के लिए बेस है, तो फिर टॉ का हर मेंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए यूनियन ऑफ सम और ऑल मेंबर्स ऑफ बी। फिर क्या है, फिर टॉ का हर मेंबर जो है, टॉ का हर मेंबर जो है बेस के मेंबर्स की यूनियन में लिखा जा सकता है। ये थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन all members of tau can be written as a union of some or all members of tau। हमने कहा सारी मेंबर जो है, अगर वो बी को आप बेस मानते हैं तो टॉ के तमाम मेंबर्स को यू कैन एक्सप्रेस एज अ यूनियन ऑफ सम और ऑल मेंबर्स ऑफ स्टाइलिश बी। इन पर्टिकुलर ये जी जो है उसको भी लिखा जा सकता है, दस इन पर्टिकुलर if G belong to tau, then G must be equal to union of B alpha, alpha belong to omega। उनकी यूनियन से लिखा जा सकता है, राइट। This shows that if X belong to G, अगर X belong to G है तो X belong to यूनियन में है, तो फिर कोई ना कोई B अल्फा को तो बिलोंग करेगा। If X belong to G, then X belong to union of B alpha, alpha belong to omega, that is, आप जरूरी नहीं सारे ही ले लें, आप यूनियन सबका लेने के बजाय आप कोई अल्फा बिलोंग टू ओमेगा 1 कर सकते हैं, ओमेगा 1 कर सकते हैं और कह सकते हैं जी कि, क्योंकि सारे, मैं ये नहीं कहता कि सबका यूनियन ले लें, ओमेगा 1 कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ओमेगा 1 जो है वो सबसेट ऑफ ओमेगा है। हो सकता है कोई सब कलेक्शन ही उसको कवर कर ले, सारे के सारों की ज़रूरत ना पड़े, तो जनरली हमें अल्फ़ा बिलोंग टू ओमेगा 1 कहना चाहिए, ठीक है।
So G can be unit B alpha, alpha belong to omega 1. So, right? अच्छा, if x belong to G, that is हमने इसका मतलब क्या हुआ कि if x belong to, then x belong to union of omega 1, that is, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, that is there must be some b अल्फा अल्फा बिलोंग टू ओमेगा। अब बेशक ओमेगा कर दें क्योंकि है तो नहीं उसी क्लास का मेंबर। ये नहीं भी ओमेगा 1 करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओमेगा भी रहने दें तब भी ठीक है भाई। अगर आपको नहीं पता चल रहा है किन की दो की यूनियन तो सबकी यूनियन करते हैं। हमने कहा सम और ऑल, नो प्रॉब्लम। लिहाजा ये जो ओमेगा 1 या ओमेगा की में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको आसानी के लिए कहा कि हम इस तरह का लिख देंगे तो उसका हर जी सभी की यूनियन से लिखा जा रहा है। नहीं, ऐसा ना कीजिए, और चूँकि कुछ 2-4 की यूनियन से भी लिखा जा सकता है, इसलिए हमने नई इंडेक्सिंग ओमेगा 1 ले ली और साथ कह दिया ओमेगा 1 सबसेट ऑफ ओमेगा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर x बिलोंग टू जी है देन x बिलोंग टू 10, इफ x बिलोंग टू जी देन x बिलोंग टू यूनियन। अगर g को बिलोंग करेगा यूनियन करेगा, तो यूनियन को बिलोंग करेगा, that is there must be some b alpha alpha belong to omega 1 such that x belong to b alpha और b alpha contained in g। of course चूंकि ये एक बी अल्फा जो है सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी अल्फा। चले इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। ये दोबारा दिस मीन्स दैट, ये बेशक अभी रहने दें, इसकी जगह मैं दोबारा लिख रहा हूं। दिस मीन्स दैट देयर मस्ट exists some b alpha belong to omega 1 such that क्या बोला, x belong to b alpha which is a subset of union of b alpha belong to omega which is equal to of course omega 1, this is g, or x belong to b alpha which is contained in g। ले जी, एक बात तो पूरी होगी कि अगर आप उसको बेस मानते हैं तो हर x जो भी ओपन सेट g लेते हैं, फिर उसका कोई भी मेंबर लें x, तो वो x जो है किसी ना किसी बेस के मेंबर को बिलोंग करेगा और वो बेस का मेंबर जो है वो उस जी के अंदर सबसेट होगा। ये हमारा पहला हिस्सा हो गया। कन्वर्सली अब ये सपोज कर लें कि कोई भी आप ओपन सेट जी लेते हैं टा का मेंबर, उसका कोई भी एक्स लें तो एक्स जो है किसी ना किसी बी के बेस के मेंबर को बिलोंग करेगा और वो मेंबर जो है वो सबसेट ऑफ दैट ओपन सेट होगा। तो यहाँ से हम साबित करेंगे कि चूँकि जी आर्बिट्ररी है तो उसको उनके यूनियन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर एक जी आर्बिट्ररी को यूनियन में लिखा जा सकता है तो हर जी को उनके यूनियन में लिखा जा सकता है, लिहाजा वो बेस होगी। राइट, कन्वर्सली we suppose that for any g, conversely we suppose that for any g belong to tau, there exists for any g belong to tau, if x belong to g, then
there is B alpha belong to stylish B such that X belong to B alpha which is contained in G। ये सपोज कर लिया कि अब अगर कोई भी टॉ का मेंबर G लेंगे और फिर X उस G में से लेंगे तो फिर आपको एक B अल्फा स्टाइलिश B में से मिलेगा कि X बिलोंग टू B अल्फा विच इज कंटेन्ड इन G। ठीक है, तो हम साबित करेंगे कि ये जो G है इन B अल्फा की यूनियन से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सो दिस इम्प्लाई X G का एलिमेंट है तो यूनियन ऑफ X जो है X बिलोंग टू G वो कंटेन करेगा यूनियन ऑफ B अल्फा, राइट। और अल्फा आपने कहाँ से लिया हुआ है? B अल्फा, अल्फा ऑफ कोर्स बिलोंग टू ओमेगा है, राइट, विच इज कंटेन्ड इन G। अगर हर B अल्फा सबसेट ऑफ अल्फा बिलोंग टू ओमेगा, अगर हर B अल्फा कंटेन्ड इन G होगा तो यूनियन ऑफ B अल्फा जो है वो भी कंटेन्ड इन G होगा, राइट। इसका तो ये क्या बन गया? ये G ही बन गया। और G is contained in union of B alpha which is contained in G, so this implies G is equal to union of B alpha, alpha belong to omega। आगे बस एक लाइन लिखी है, since G was arbitrary this means that every open set, every member of T tau can be expressed as a union of some or all members of stylish B, hence B is a base, hence B is a base। ओके जी, ये हमारा हो गया। तो इसमें अब कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं रही, राइट जी। अब लास्ट इसके बाद एक रिजल्ट और है, मुझे लगता है कि हमारी क्लास जो है लंबी हो गई है, इसको अपलोड करना फिर मुश्किल है, तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ इस डेफिनेशन को ज़रा देखिए। ये जो एंड वाला है उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि X बिलोंग टू B ऑफ कोर्स B अल्फा विच इज़ कंटेन्ड इन G। तो अब आप X जो है वो G का मेंबर लिया हुआ है, तो जब यूनियन करेंगे तो सीधा आप लिख सकते हैं R G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ X बिलोंग टू G। ठीक है, of course which is contained in union of B alpha which is contained in G। तो चूंकि हर B अल्फा G के अंदर है तो उनकी यूनियन भी G के अंदर रहेगी। दिस इम्प्लाई G is contained in union of B alpha और contained in G, और B अल्फा जो है वो of course belong to stylish B है, यूँ लिख लें। तो इसका मतलब क्या होता है? दिस इम्प्लाई G is equal to union of B alpha, right, where B alpha belong to stylish B। Look at this, इसका जो ओपन सेट G है can be expressed as a union of B alpha since G was arbitrary। It means that every open set of every open set, or you can say that every member of tau can be expressed as a union of members of stylish B। That was the base, hence it will form a base for tau। ठीक है, this complete the proof। ले जी, आज इतना ही कीजिए। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में इसका अगला थ्योरम और फिर सब बेस क्या है, रिलेटिव बेस क्या है और नेबरहुड बेस क्या है, आगे बेस के काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं और कुछ रिजल्ट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।